हेलो स्टूडेंट्स, चैप्टर हमारा ख़त्म हो गया। फार्मूलेज हमने बहुत सारे किए। बच्चों को यूजुअली प्रॉब्लम रहती है कि सर इतने सारे फार्मूले कर लिए, अब उसको याद कैसे रखें। तो इस लेक्चर में हम सारे फार्मूलाज जितने भी हमने चैप्टर में किए हैं हमारे करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में, वो हम एक बार रिवाइज कर लेंगे। चैप्टर की शुरुआत कहाँ से हुई थी? चैप्टर की शुरुआत हुई थी एक कंसेप्ट चार्ज से। चार्ज कैसे पता चला था? इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की प्रॉपर्टी है। तो हम इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर सकते हैं एक बॉडी से दूसरी बॉडी पर। तो एक बॉडी पर कितना चार्ज आएगा इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करने पर? तो पहला फार्मूला हमारा था क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, जहां पे फार्मूला क्या था? Q इज इक्वल्स टू प्लस माइनस NE। जहां पर Q क्या है आपके पास? चार्ज एक्वायर्ड बाय बॉडी। Q है आपका एक्वायर्ड बाय अ बॉडी। N आपके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर्ड, कि कितने इलेक्ट्रॉन्स आपने ट्रांसफर किए हैं। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर्ड। और E आपके पास क्या था? इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, जहां पर E की वैल्यू क्या थी आपके पास? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ये E की वैल्यू है। अगर हम एक बॉडी से इलेक्ट्रॉन्स निकाल लेते थे तो बॉडी पर डेफिशिएंसी हो जाती थी, कमी हो जाती थी इलेक्ट्रॉन्स की, तो उस पर कैसा चार्ज आ जाता था? पॉजिटिव चार्ज। अगर हम एक बॉडी को एक्सेस इलेक्ट्रॉन्स दे देते हैं तो उस पर कैसा चार्ज आता है? नेगेटिव चार्ज। यहां पे हमने देखना है जो N नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर्ड है, कि कितने इलेक्ट्रॉन हमने ट्रांसफर किए, और इलेक्ट्रॉन फ्रैक्शन में तो हो नहीं सकते। तो जो N की वैल्यू होती थी वो हमारे पॉजिटिव इंटीजर वैल्यू होती थी। कैसी वैल्यू है हमारी? पॉजिटिव इंटीजर, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8, जिनको आप क्या बोलते हो? नेचुरल नंबर्स भी बोलते हो। नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं ना। तो N की वैल्यू हमारे पास पॉजिटिव इंटीजर, दैट इज नेचुरल नंबर, कि कितने इलेक्ट्रॉन्स हमने ट्रांसफर किए हैं। इसके बेसिस पर हमारे पास देखो तीन वेरिएबल्स हैं, Q N E। E की वैल्यू तो हमें पता ही होती है कि E की वैल्यू फिक्स होती है 1.6 10⁻⁻19 कूलम। तो दो बच गए आपके पास, Q और N। एक दे देगा, दूसरा पूछेगा, या N दे देगा वैल्यू आपको, Q की वैल्यू पूछ लेगा। कभी ऐसा भी बोलता था कि हम एक बॉडी को क्या इतना चार्ज दे सकते हैं, तो हम मान लेते थे कि हाँ हम बॉडी को Q चार्ज दे सकते हैं। उसके लिए हम क्या करते थे? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फाइंड आउट कर लेते थे कि कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमें ट्रांसफर करने पड़ेंगे। अगर तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वैल्यू इंटीजर आती थी तो हम कह देते थे कि हाँ ये चार्ज हम बॉडी को दे सकते हैं। पर अगर कहीं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर्ड की वैल्यू हमारे पास फ्रैक्शंस में या डेसिमल्स में आती थी तो हम कहते थे कि बॉडी को हम इतना चार्ज सप्लाई नहीं कर सकते। तो पहला फॉर्मूला हमारा क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। सेकंड फार्मूला देखो, यहां से चार्ज की वैल्यू यहां से पता चली, Q कितना चार्ज आएगा। अब नेक्स्ट फार्मूला हमारा जो था वो था करंट, इलेक्ट्रिक करंट का फार्मूला। इलेक्ट्रिक करंट का फार्मूला होता है I इज इक्वल्स टू Q बाय T। यानी कोई भी कंडक्टर अगर हम ले लें, सपोज हमने कंडक्टर ले लिया, इस तरह से हम एक सिलेंड्रिकल कंडक्टर ले लेते हैं, तो इस कंडक्टर के क्रॉस सेक्शन में से, क्रॉस सेक्शनल एरिया, जैसे मान लो एक आपके पास चौक हो गया, चौक में ये जो साइड क्रॉस सेक्शन, इसको हम बोलते हैं क्रॉस सेक्शनल एरिया। इस क्रॉस सेक्शन में से यूनिट टाइम में कितना चार्ज फ्लो कर रहा है, मान लिया T टाइम में Q चार्ज फ्लो कर गया, तो यूनिट टाइम में कितना चार्ज फ्लो करेगा? तो Q अपॉन T। वो हमारे पास क्या आता था? इलेक्ट्रिक करंट की वैल्यू आती थी। बच्चों को अगर हम इलेक्ट्रिक करंट की यूनिट हमने क्या की थी? ऐसा यूनिट हमने की थी 1 एम्पियर। यूजुअली बच्चों को गलती करते हुए देखा है, 1 एम्पियर की अगर डेफिनेशन देनी है, 1 वोल्ट की डेफिनेशन देनी है, 1 ओम रेसिस्टेंस उसकी डेफिनेशन देनी है, तो एक ही फॉर्मूला पकड़ लेते हैं, ओम्स लॉ वाला, V इज इक्वल्स टू RI। V उसमें पोटेंशियल आया था V, तो 1 वोल्ट की डेफिनेशन भी वहीं से दे देते हैं। R रेसिस्टेंस आ जाता है तो 1 ओम की डेफिनेशन भी वहीं से दे देते हैं। करंट हमारे पास आता है V इज इक्वल्स टू RI, तो करंट की डेफिनेशन भी वहीं से ही, यानी वहां पे उसको यूनिट डिफाइन करनी है तो एक ही फॉर्मूले से तीनों यूनिट डिफाइन कर देते हैं। ऐसा गलती वाला काम नहीं करना है। जहां जहां पे हमारी फिजिकल क्वांटिटी इंट्रोड्यूस हो रही है वहीं से डेफिनेशन देनी है। अगर आपको 1 एम्पियर की डेफिनेशन देनी है तो 1 एम्पियर की डेफिनेशन कहां आएगी? इस फॉर्मूले से आएगी, ना कि ओम्स लॉ वाले फॉर्मूले से।
याद रखना इस चीज को। कैसे बताया हुआ है कि डिफाइन कैसे करते हैं यूनिट को? जब भी एक फिजिकल क्वांटिटी, सपोज हमें यहाँ पर करंट हमारी फिजिकल क्वांटिटी है, हमें उसकी यूनिट एक्सप्लेन करनी है, डिफाइन करनी है, तो हम क्या करते हैं, फॉर्मूले में राइट साइड जितनी भी फिजिकल क्वांटिटीज होती है हम उनकी यूनिट प्लेस कर देते हैं। क्यों? चार्ज, चार्ज की यूनिट यहां पर हम बात कर लेते हैं। चार्ज की यूनिट होती है हमारे पास 1 कूलम। चार्ज की यूनिट क्या है? 1 कूलम। तो यहां पर हम प्लेस कर देंगे। अगर Q आपके पास 1 कूलम है और टाइम आपके पास 1 सेकेंड है, तो करंट की वैल्यू क्या हो जाएगी? I इज इक्वल्स टू 1 कूलम अपॉन 1 सेकेंड, दैट इज 1 कूलम पर सेकेंड विच इज योर 1 एम्पियर। यानी कंडक्टर के क्रॉस सेक्शन में से अगर 1 सेकेंड में 1 कूलम का चार्ज फ्लो कर रहा है तो हम क्या बोलेंगे कि कितना करंट फ्लो कर रहा है? 1 एम्पियर का करंट फ्लो कर रहा है। तो 1 एम्पियर की डेफिनेशन कहां से आएगी? I इज इक्वल्स टू Q अपॉन T के फॉर्मूले से, ना कि ओम्स लॉ वाले फॉर्मूले से। तो जैसे जैसे फॉर्मूलाज आते जाएंगे उसके हिसाब से हमने यूनिट प्लेस करनी है। ये यूजुअली गलती होती है, इसको नोट कर लो। तो पहला हमने देखा चार्ज, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, Q इज इक्वल्स टू NE का फॉर्मूला है हमारे पास। दूसरा फॉर्मूला हमने कि इलेक्ट्रिक करंट I इज इक्वल्स टू Q बाय T का फॉर्मूला। नोट करो, एक एक करके करवाते चलते हैं, नोट करते चलो, नेक्स्ट फॉर्मूला लिखेंगे। नेक्स्ट फॉर्मूला इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का। 2 फॉर्मूले कर लिए, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, वहां से चार्ज हमारे पास आ गया, चार्ज की यूनिट 1 कूलम। दूसरा फॉर्मूला हमारे पास इलेक्ट्रिक करंट का फॉर्मूला I इज इक्वल्स टू Q अपॉन T, यूनिट 1 एम्पियर। ठीक है जी। तो कभी 1 एम्पियर डिफाइन करने के लिए आए, हमने क्या करना है? I इज इक्वल्स टू Q बाय T वाले फॉर्मूले से 1 एम्पियर डिफाइन करना है, ना कि V इज इक्वल्स टू RI से। ठीक है जी। थर्ड फॉर्मूला इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में क्या होगा आपके पास? V इज इक्वल्स टू W बाय Q। तो हम क्या करेंगे? V इज इक्वल्स टू W बाय Q, वर्क डन पर यूनिट चार्ज। कोई भी चार्ज हमारे पास पड़ा है, यहां पर सपोज कोई भी सोर्स चार्ज हम Q मान लें, इससे एक P पॉइंट पर हमने P पॉइंट ले लिया जो कि कितनी दूर है? R दूरी पर है। इनफाइनाइट डिस्टेंस से कोई भी हम इनफाइनाइट डिस्टेंस ले लेते हैं, वहां से हम Q चार्ज लेकर के आए उस पॉइंट पर। Q चार्ज को लाने के लिए वर्क डन सपोज आपको W करना पड़ा, तो यूनिट चार्ज को लाने के लिए कितना वर्क डन करना पड़ेगा? W बाय Q। ये वर्क डन पर यूनिट चार्ज क्या हो जाएगा आपका? इस P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हो जाएगी। तो क्या हम बोलते हैं? V इज इक्वल टू W बाय Q। V इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की यूनिट क्या होती है आपके पास? 1 वोल्ट। तो ध्यान से, जब 1 वोल्ट की डेफिनेशन देनी है तो फॉर्मूला कौन सा यूज करना है हमने? V इज इक्वल टू W बाय Q। अब क्या करेंगे? अगेन हमने इसकी यूनिट डिफाइन करनी है, तो राइट साइड फॉर्मूले में जितनी फिजिकल क्वांटिटीज हैं उनकी यूनिट प्लेस कर देंगे। तो W क्या हो जाएगा? 1 जूल, और Q चार्ज की यूनिट अभी हमने क्या की थी? 1 कूलम। तो क्या हो जाएगा? V इज इक्वल्स टू 1 जूल बाय 1 कूलम, दैट इज 1 जूल पर कूलम विच इज योर 1 वोल्ट। यानी अगर 1 कूलम चार्ज को इनफाइनाइट डिस्टेंस से इस पॉइंट पर लाने के लिए 1 जूल का वर्डन करना पड़ रहा है, 1 कूलम चार्ज को लाने के लिए अगर 1 जूल का वर्डन करना पड़ रहा है, तो हम क्या बोलेंगे? पोटेंशियल इस पॉइंट पर कितनी है? 1 वोल्ट। इसी तरह से हमारे पास आता है पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल एक पॉइंट पर होती है और पोटेंशियल डिफरेंस 2 पॉइंट्स। मान लो सपोज हमने जो है एक पॉइंट ले लिया A और एक पॉइंट ले लिया B, तो A से B पॉइंट तक हम मान लो Q चार्ज को लेकर के गए, और Q चार्ज को लेके जाने के लिए हमें वर्क डन कितना करना पड़ा? W वर्क डन करना पड़ा। बहुत अच्छी बात है। तो यूनिट चार्ज को ले जाने के लिए कितना वर्क डन करना पड़ेगा? W बाय Q। इसे हम क्या बोल देंगे? डेल्टा V, या सिंपल आप V से भी डिनोट करते हो। इसे हम क्या बोलते हैं? पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस हमेशा कैसे आएगा? 2 पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस आएगा। ठीक है जी। पोटेंशियल डिफरेंस रीड करने के लिए हम हमारा इलेक्ट्रिक कंपोनेंट क्या यूज करते हैं? वोल्ट मीटर कंपोनेंट यूज करते हैं। इलेक्ट्रिक करंट किया था अभी हमने, I इज इक्वल टू Q बाय T। इलेक्ट्रिक करंट मेजर करने के लिए कौन सा कंपोनेंट यूज करते हैं? हमारा एमीटर यूज करते हैं। छोटी छोटी बातें रिविजन हो जाएगी हमारी जल्दी से। V इज इक्वल टू W बाय Q। यहाँ पे भी अगर आपने फॉर्मूला देना है तो डेल्टा V, दैट इज पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला कितना होता है आपके पास? 1 वोल्ट ही होता है। फॉर्मूला सॉरी यूनिट हमारे पास 1 वोल्ट।
अगेन डेफिनेशन कैसे, वर्डन अगर हमारे पास 1 जूल का वर्डन है, चार्ज हमारे पास 1 कूलम है, तो डेल्टा V आपके पास कितना हो जाएगा 1 जूल बाय 1 कूलम, दैट इज 1 जूल पर कूलम विच इज योर 1 वोल्ट। यानी अगर A से B पॉइंट तक 1 कूलम चार्ज को ले जाने के लिए 1 जूल का वर्डन करना पड़ रहा है, तो A और B पॉइंट में पोटेंशियल डिफरेंस कितना है हमारा 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस है। सर्किट में पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करने के लिए हम कंपोनेंट क्या यूज करते हैं, सेल यूज करते हैं, और कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स उसे हम क्या बोलते हैं, बैटरी। और बताया गया था थ्योरी लेक्चर में कॉम्बिनेशन दो तरह का होता है आपका, सीरीज कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो सेल्स के सीरीज कॉम्बिनेशन को हम क्या बोलते हैं, बैटरी बोलते हैं। ये क्या करते हैं, सर्किट में पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करता है। कैसे दिखाते हैं हम, एक बड़ी इलेक्ट्रोड और एक छोटी, बड़ी वाली को किससे डिनोट करते हैं, पॉजिटिव से, और छोटी वाली को किससे डिनोट करते हैं, नेगेटिव से। बड़ी वाली इलेक्ट्रोड मतलब ये किस पर होती है आपकी, हाई पोटेंशियल पर, और छोटी वाली इलेक्ट्रोड आपकी किस पे होती है, लो पोटेंशियल पर। और पोटेंशियल डिफरेंस कैसे निकालते हैं, हम देखें कि सेल ने कितना पोटेंशियल डिफरेंस सर्किट में अप्लाई किया, या हमारा सेल कितने वोल्ट का है, तो वो पोटेंशियल डिफरेंस हम कैसे निकालते हैं, हाई पोटेंशियल माइनस लो पोटेंशियल। ठीक है जी, सपोज आपके पास ये 10 वोल्ट पर है और ये आपके पास जो है -5 वोल्ट पर है, तो पोटेंशियल डिफरेंस यानी सर्किट का पोटेंशियल डिफरेंस आप यहाँ ये कह दो, इसकी EMF कितनी होगी 10 माइनस, यानी हाई पोटेंशियल माइनस लो पोटेंशियल, वो कितनी है -5, तो 10 माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो 10 + 5 कितना हो जाएगा आपके पास 15 वोल्ट हो जाएगा। अगर इसी तरह से माइनस की जगह प्लस होता है, यहाँ पर ये 10 वोल्ट पर है हाई पोटेंशियल और ये 5 वोल्ट पर है, फिर कितना आ जाता है 10 - 5 विच इज योर 5 वोल्ट, 5 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस आ जाता। तो सेल इस तरह से सर्किट में पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करता है। फार्मूला डेल्टा V = W/Q, और यहां पर भी क्या होगा, V = W/Q, दोनों की यूनिट हमारे पास क्या है, 1 वोल्ट है। यानी सर्किट में से अगर हम पूरे सर्किट की बात कर ले, सपोज हमने सेल कनेक्ट कर दिया इस तरह से, और सर्किट में कुछ भी हमने कंपोनेंट्स ले लिए, तो सर्किट में से अगर 1 कूलम का चार्ज फ्लो करवाने के लिए, 1 कूलम का चार्ज फ्लो करवाने के लिए हमारे सेल को 1 जूल का वर्डन करना पड़ रहा है, 1 कूलम चार्ज फ्लो करवाने के लिए 1 जूल का वर्डन करना पड़ रहा है। इसका मतलब ये कितनी पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर रहा है, आपका 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर रहा है। V = W/Q या डेल्टा V = W/Q। ठीक है जी, ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस हो गया। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एक पॉइंट पर और पोटेंशियल डिफरेंस 2 पॉइंट्स के बीच में। ठीक है, नोट करो इसको भी। हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल देख लिया, पोटेंशियल डिफरेंस देख लिया। अब उसके बाद पोटेंशियल डिफरेंस और इलेक्ट्रिक करंट में रिलेशन दिया था जॉर्ज सिमन ओम ने, जिसको हम किस नाम से जानते हैं, ओम्स लॉ के नाम से जानते हैं। उन्होंने क्या दिया था, रिलेशन दिया था बिटवीन पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड, कि हमने कितना पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया सर्किट में, और वो पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करने पर सर्किट में से कितना करंट हमारा फ्लो किया है। तो नेक्स्ट हमारे पास फोर्थ हो गया था, फिफ्थ फार्मूला ओम्स लॉ। ओम्स लॉ क्या करता है, पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड, कितना पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया है और पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करने पर कितना करंट फ्लो किया है, इन दोनों में क्या रिलेशन बताता है। क्या रिलेशन बताता है कि जो करंट फ्लो कर रहा है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड है, या हम ऐसे कहते हैं V = I। प्रोपोर्शनलिटी सिंबल जब भी हटाते हैं तो एक इक्वालिटी कन्वर्ट करते हैं इसकी, तो हम एक कांस्टेंट इंट्रोड्यूस करते हैं। कांस्टेंट यहां पे क्या आया था, V = RI। और ये रिलेशन कब होल्ड करता है, एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड फिजिकल कंडीशंस ऑफ कंडक्टर। यानी कंडक्टर की फिजिकल कंडीशंस, लेंथ, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, नेचर, उसमें हम कोई चेंज नहीं करेंगे, ना ही टेम्परेचर चेंज होगा। तो यहां से देखो पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V = W/Q फार्मूला हम कर चुके थे, इसकी यूनिट उस फार्मूले से
करंट I इज इक्वल टू क्यू बाई टी, उसके बारे में भी हम बात कर चुके थे। इसकी यूनिट I इज इक्वल टू क्यू बाई टी वाले फॉर्मूले से यहाँ पे नई टर्म इंट्रोड्यूस हुई है R, जिसको हम क्या बोलते हैं, रेसिस्टेंस ऑफ कंडक्टर। जब कोई नई टर्म आती है उसके यूनिट उसी फॉर्मूले से दी जाती है। तो R I मल्टीप्लाई में इधर ले जाओ, R इज इक्वल्स टू V अपॉन I। रेसिस्टेंस की यूनिट क्या है हमारे पास, 1 ओम। ओम के नाम पर ही कैसे 1, ये सिंबल है इसका, ठीक है जी। V अपॉन I, हमेशा मैंने क्या बताया, R की यूनिट एक्सप्लेन करनी है तो राइट साइड जो क्वांटिटीज है उन्हीं की यूनिट प्लेस कर दो। तो क्या हो जाएगा, पोटेंशियल की यूनिट हमने की 1 वोल्ट और करंट की यूनिट हमने क्या की है 1 एम्पियर। यानी क्या बन जाएगा आपके पास 1 वोल्ट पर एम्पियर विच इज 1 ओम। यानी 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करने पर अगर हमारे कंडक्टर में से 1 एम्पियर का करंट फ्लो करता है तो हम क्या बोलेंगे, कंडक्टर का रेसिस्टेंस कितना है हमारे पास, 1 ओम का रेसिस्टेंस है। तो V इज इक्वल टू आर आई वाले फॉर्मूले से ध्यान देना, V इज इक्वल टू आर आई वाले फॉर्मूले में से हमने किसकी निकाल ली है, यूनिट R की। तो रेसिस्टेंस जब भी यूनिट एक्सप्लेन करनी है V इज इक्वल टू आर आई वाले फॉर्मूले से, यहां से सिर्फ एक ही आएगी रेसिस्टेंस की यूनिट, पोटेंशियल की यूनिट V इज इक्वल टू W बाई Q, करंट की यूनिट I इज इक्वल टू Q बाई T। बार बार इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि इसी एक फॉर्मूले से तीनों यूनिट बोल देते हैं भाई। पोटेंशियल की भी यूनिट इसी फॉर्मूले से बोल देते हैं, करंट की भी इसी फॉर्मूले से, रेसिस्टेंस की भी इसी फॉर्मूले से। बार बार बोलने के बाद भी गलती कर रहा है तो भाई फिर गड़बड़ है मामला, ठीक है जी। रेसिस्टेंस हो गया। सिक्स्थ फार्मूला जो है वो रेसिस्टेंस को लेकर ही है। रेसिस्टेंस क्या करता है, कंडक्टर में से करंट जो फ्लो कर रहा है उसको क्या करता है, अपोज करता है, रोकता है। इसीलिए इसका नाम क्या लिखा है अपन ने, रेसिस्टेंस लिखा है। हमने क्या पढ़ा था, रेसिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ है और रेसिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर है। कंबाइन किया था तो हमारे पास क्या आया था, R प्रोपोर्शनल टू L बाई A। जब भी प्रोपोर्शनलिटी का सिंबल हटाकर इक्वालिटी का सिंबल लेकर के आते हैं तो हम कांस्टेंट इंट्रोड्यूस करते हैं। कांस्टेंट क्या आया था हमारे पास, R इज इक्वल्स टू रो L बाई A। अब यहाँ पे नई टर्म इंट्रोड्यूस हो गई रो, जिसको अपन क्या बोलते हैं, रेसिस्टिविटी। रो क्या है आपके पास, रेसिस्टिविटी। रेसिस्टेंस किस पर डिपेंड करता है, लेंथ पर, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पर, और इसके साथ जो ये रेसिस्टिविटी आई है, ये रेसिस्टिविटी आगे डिपेंड करती है आपकी नेचर ऑफ मटेरियल ऑफ कंडक्टर की, नेचर क्या है मटेरियल का, और दूसरा टेम्परेचर। यानी अगर हम इसको भी इसके साथ काउंट करें तो रेसिस्टेंस 4 फैक्टर्स पर डिपेंड करेगा, लेंथ, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, नेचर ऑफ मटेरियल एंड टेम्परेचर। ये 4 फैक्टर्स आ गए इसके अंदर। रेसिस्टिविटी 2 फैक्टर्स पर डिपेंड करती है, नेचर और टेम्परेचर। अब रेसिस्टिविटी की अगर यूनिट डिफाइन करनी है तो वो यहां से आ जाएगा। रेसिस्टिविटी को कैसे एक्सप्लेन करते थे हम, अगर L को हम 1 ले लें और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी 1 ले लें तो रेसिस्टिविटी किसके इक्वल हो जाती है, R के इक्वल हो जाती है। देखो L भी 1 ले लो, A भी 1, तो रेसिस्टिविटी किसके इक्वल हो जाएगी, R के इक्वल हो जाएगी। तो रेसिस्टिविटी को हम कैसे डिफाइन करते थे, रेसिस्टिविटी एक ऐसे मटेरियल का रेसिस्टेंस है जिस मटेरियल की लेंथ और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दोनों यूनिटी हो, लेंथ और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दोनों यूनिटी हो। रेसिस्टिविटी की यूनिट, रेसिस्टिविटी देखो एरिया डिवाइड में है, मल्टीप्लाई कर दो, RA। लेंथ न्यूमरेटर में है, इधर आके डिनोमिनेटर में हो जाएगी। रेसिस्टेंस की यूनिट 1 ओम, एरिया की यूनिट होती है 1 मीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाय लेंथ कितनी हो जाएगी आपके पास, 1 मीटर। 1 मीटर से ये कैंसल, तो आपके पास रेसिस्टिविटी की यूनिट कितनी हो गई, 1 ओम मीटर हो गई। ठीक है जी। इसमें 2 फॉर्मूले और हैं, वो भी करवा रहा हूं। देखो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, मैंने बोला कि अगर ये मान लो चौक है, चौक में आप सामने से देखोगे तो ये इसको हम क्या बोलते हैं, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। कैसा होता है देखने में, सर्कुलर। क्योंकि जो वायर्स होती हैं, वायर्स के साथ हम डील करते हैं, वो वायर्स यूजुअली हमने देखा है कि वो सिलेंडर की फॉर्म में होते हैं, बहुत पतला सा सिलेंडर ही होता है वो आपका। तो सिलेंडर के सामने से वो एरिया कैसा होता है, सर्कुलर होता है। तो कभी कभी ये जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, इसकी जगह हम क्या लगा देते हैं, सर्कल का फॉर्मूला लगा देते हैं। सामने सर्कुलर है ना, अगर मुझे इसका एरिया निकालना और मुझे रेडियस पता चल जाए, हमें इस तरह से देखो, अगर आप सिलेंडर ऐसे देखोगे, ये वायर है, तो यहां से आप सामने से देखोगे तो कैसा दिखेगा आपको, ये सर्कुलर दिखाई देगा। यही तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है। अगर इसका आपको रेडियस पता हो, R रेडियस पता हो, तो A का फॉर्मूला क्या होता है एरिया का, पाई R स्क्वायर। तो हम इसकी जगह क्या लिख देंगे, R इज इक्वल्स टू रो L बाय
पाई आर स्क्वायर। एक और फॉर्मूला हो गया हमारे पास। इतनी बात। अब कभी कभी क्या होता है, रेडियस की जगह वो पूरा का पूरा डायमीटर दे देता है आपको। तो हमें यह भी पता है भाई रेडियस क्या होता है, डायमीटर का हाफ होता है, यानी r इज इक्वल्स टू डी बाय 2 होता है। तो r की जगह d बाय 2 पुट कर दो, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, r इज इक्वल्स टू रो l बाय पाई d बाय 2 का स्क्वायर, ये हो जाएगा। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, रो l बाय पाई डी स्क्वायर बाय 4 आ जाएगा। डी का स्क्वायर डी स्क्वायर, नीचे 2 है तो उसका भी स्क्वायर क्या हो जाएगा 4। अब देखो जरा, डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में है 4, तो ऊपर कहां आ जाएगा, न्यूमरेटर में आ जाएगा। तो फॉर्मूला एक और बन जाएगा हमारे पास, r इज इक्वल्स टू रो, ये 4 ऊपर आ गया, 4l बाय पाई डी स्क्वायर। ये एक और फॉर्मूला आ गया। तो हमारे पास 3 फॉर्मूले हैं। अब क्वेश्चन में अगर रेडियस दिया है, देखो यार अलग से कैलकुलेट मत करना, रेडियस दिया है डायरेक्टली ये वाला फॉर्मूला लगाओ, यहां पुट कर दो। डायमीटर दिया है वायर का, डायरेक्टली ये वाला फॉर्मूला लगा दो। बच्चे करते हैं पहले डायमीटर से रेडियस निकालेंगे, फिर पाई आर स्क्वायर करेंगे, फिर ये फॉर्मूले में पुट करेंगे। अरे भाई डायरेक्ट फॉर्मूला दे तो दिया यार, इसमें लगा और छुट्टी कर, बस काम खत्म। ठीक है जी। तो तीनों फॉर्मूले अपन ने याद रख लेने हैं। r इज इक्वल्स टू रो l बाय a, r इज इक्वल्स टू रो l अपॉन पाई आर स्क्वायर, r इज इक्वल्स टू रो 4l अपॉन पाई डी स्क्वायर। ये रेसिस्टेंस के फॉर्मूले हो गए हमारे पास। नोट कर लो इनको, तीनों नोट कर लेना भाई अच्छे से। ठीक है जी। नेक्स्ट टॉपिक में हमने क्या किया था, जब रेसिस्टेंस पढ़ लिया था उसके बाद हमने रेसिस्टेंसेस का कॉम्बिनेशन किया था। कॉम्बिनेशन क्यों किया था हमने रेसिस्टेंस का, जो रेसिस्टेंस हमें रिक्वायर्ड है, जो रेसिस्टेंस वैल्यू हमें रिक्वायर्ड है, अगर वो रेसिस्टेंस वैल्यू हमारे पास डायरेक्टली अवेलेबल नहीं है तो हम क्या करते थे भाई, जुगाड़ करते थे। सीधी सी बात है, हम अलग अलग वैल्यूज के रेसिस्टेंस लेते थे और उनको इस तरह से फिट करते थे, इस तरह से उनको कनेक्ट करते थे आपस में कि हमारे पास जो रिक्वायर्ड वैल्यू है वो हमें मिल जाए। तो इसे हम क्या बोलते थे, कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंसेस। तो हमने 3 तरह के कॉम्बिनेशन किए थे। एक सीरीज कॉम्बिनेशन था, एक पैरेलल कॉम्बिनेशन था, और एक कॉम्बिनेशन कैसा था हमारा, मिक्स्ड कॉम्बिनेशन था। तो भाई सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन के तो हमारे पास फार्मूले होते थे, ठीक है। और हमारे पास क्या होता था कि पैरेलल सीरीज और पैरेलल के होते थे। मिक्स में हम इन दोनों को क्या करते थे, अप्लाई करते थे। मिक्स में इन दोनों को अप्लाई करते थे। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में फार्मूला आपके पास क्या होता था, 5th 6th कर लिए थे हमने, अब 7th। सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टर्स। रेसिस्टर्स हमारे पास कंपोनेंट है और उनकी रेसिस्टेंस वैल्यू होती थी। सपोज हमने n रेसिस्टर्स कनेक्ट कर दिए अलग अलग वैल्यूज के सीरीज कॉम्बिनेशन में, तो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस। इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस क्या था कि उन सभी रेसिस्टर्स को हटा करके अगर हम एक रेसिस्टर अप्लाई कर दें और जो पोटेंशियल हमने कॉम्बिनेशन पे अप्लाई की थी वही पोटेंशियल हम सिर्फ इस एक रेसिस्टर पर अप्लाई कर दें, और ऐसा करने पर दोनों केसेस में अगर सेम करंट फ्लो करता है तो हम क्या कहते थे, ये एक अकेला रेसिस्टेंस उन पूरे कॉम्बिनेशन के इक्विवेलेंट है। तो हम क्या बोलते थे उसे, इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस। तो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस की वैल्यू क्या होती थी हमारे पास, आर इक्विवेलेंट, या आप इसको डिनोट कर देते थे आर एस से भी डिनोट कर देते थे कि सीरीज कॉम्बिनेशन किया ना तो आर एस से डिनोट कर दिया। क्या वैल्यू आती थी हमारे पास, R1 प्लस R2 प्लस R3। इस तरह से हम डायरेक्ट ऐड करते हुए कहां तक चले जाते थे, Rn तक चले जाते थे। अगर ये सारे रेसिस्टेंसेस सेम वैल्यू के होते थे तो R प्लस R इस तरह करते करते n टाइम्स तक हम R को ऐड कर देंगे, तो हमारे पास क्या आ जाता था, इफ रेसिस्टर्स आर ऑफ सेम रेसिस्टेंस वैल्यू। अगर इन सबके रेसिस्टेंस वैल्यू सेम होती थी, कितनी मान लेते हैं, से R, तो हमारे पास इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस कितना आता था, R इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू N R। इस तरह से आया था। हमने न्यूमेरिकल्स में भी किया है। अगर हमारे पास सेम होते थे तो हम डायरेक्टली N से मल्टीप्लाई कर देते थे, अगर अलग अलग होते तो हम इस तरह से ऐड कर लेते हैं भाई। दूसरा चलता है हमारे पास 8th, पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल
कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन में हमारे पास क्या था, इनवर्स करके ऐड करते हैं और ऐड करने पर जो आंसर आता है वो भी इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस का इनवर्स होता है। यानी यहां पर कैसे होता था हमारे पास 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 प्लस अप टू 1/Rn। अगर सिर्फ दो रेसिस्टेंस थे हमारे पास पैरेलल में तो हम डायरेक्ट फार्मूला एक प्लेस कर देते थे, R इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू R1 इंटू R2 अपॉन R1 प्लस R2। देखो ऐसे भी करके देख लो, किसी बच्चे को डाउट हो कि भी ये कैसे आया सर, इसको दो रेसिस्टेंस को हम इस तरह से करके देख लेते हैं। 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू 1/R1 प्लस 1/R2। इतनी बात ओके। अच्छा जी, तो हमारे पास एलसीएम कितना आ जाएगा, R1 इंटू R2 एलसीएम आ जाएगा। R1 इंटू R2 को आप R1 से डिवाइड करोगे तो क्या बचेगा, R2 को फिर 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो R2 प्लस इसी तरह से R1 इंटू R2 को R2 से डिवाइड करोगे, एलसीएम ऐसे ही करते हैं ना, R2 से डिवाइड किया तो क्या बचेगा R1, फिर R1 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो R1। क्या आया 1/R इक्विवेलेंट, इसका इनवर्स कर दो पकड़ के देखो, R इक्विवेलेंट ऊपर आ जाएगा तो R1 R2 न्यूमरेटर और R1 प्लस R2 डिनोमिनेटर। इस तरह से हमारे पास अब अगर सब सेम वैल्यू के, यानी हमारे पास जितने भी रेसिस्टेंस हैं सभी के सभी सेम वैल्यू के हैं, तो हमारे पास क्या आ जाता था 1/R प्लस 1/R प्लस 1/R प्लस 1/R। इस तरह से n टाइम्स ऐड करेंगे तो 1, सबका एलसीएम R होगा, सबका एलसीएम R। पूरा करके ही बता देता हूं भाई, कुछ बच्चों को डाउट होगा कि कैसे आ गया सर ये। तो हमारे पास क्या आ जाएगा 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू 1/R प्लस 1/R प्लस इस तरह से करते करते n टाइम्स 1/R। इन सब का एलसीएम कितना आ जाएगा R, तो ऊपर क्या हो जाएगा आपके पास 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस अप टू करते करते इस तरह से 1 n टाइम्स। तो 1 को आप n टाइम्स ऐड करोगे क्या मिलता है n, तो हमारे पास क्या आ जाता है 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू n/R। इनवर्स कर दो तो R इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा आपके पास R/n। बहुत बार हमने न्यूमेरिकल्स में जो है वो इसे प्लेस किया है। हमारे पास इक्वल वैल्यू के होते थे तो हम डायरेक्टली क्या कर देते थे R/n कर देते थे। ठीक है जी, सीरीज कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन, दोनों फार्मूले किए, नोट करो। इसका हमने किया था हमारा जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। जूल ने समथिंग कोई 1841 के अराउंड जो है ये फार्मूला दिया था, और ये फार्मूला सबसे इंपॉर्टेंट बात किसके लिए था, आपका प्योरली रेसिस्टिव सर्किट के लिए था। यानी सर्किट सिर्फ और सिर्फ अगर उसमें से करंट हम पास करते हैं पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करने पर, तो वो सर्किट सिर्फ और सिर्फ क्या करता था, हीट प्रोड्यूस करता था। कोई भी एक्टिव एलिमेंट नहीं कनेक्टेड था उसमें, सिर्फ हीट प्रोड्यूस करने का मतलब जैसे आप इलेक्ट्रिक हीटर ले सकते हो, और उससे बेस्ट एग्जांपल इलेक्ट्रिक आयरन हो गई। इलेक्ट्रिक हीटर तो फिर भी थोड़ा बहुत ग्लो करता है, इलेक्ट्रिक आयरन क्या करती है, सिर्फ हीट प्रोड्यूस करती है, उसके अलावा कुछ नहीं। तो प्योरली रेसिस्टिव सर्किट के लिए, यानी ऐसा सर्किट जो सिर्फ और सिर्फ हीट प्रोड्यूस करे, उस सर्किट के लिए जूल ने ये फार्मूला दिया था। नाइन्थ आपका है जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। फॉर्मूला किसके लिए था, प्योरली रेसिस्टिव सर्किट के लिए। किसके लिए फॉर्मूला था आपका, प्योरली रेसिस्टिव सर्किट। ध्यान रखना ये कोई एक्टिव एलिमेंट नहीं, जैसे बल्ब है, बल्ब में हीट भी प्रोड्यूस होती है लेकिन उसका एक हिस्सा प्रोड्यूस होता है जितना हमने एनर्जी सप्लाई की, बाकी का हिस्सा पार्ट किस में कन्वर्ट होता है, लाइट एनर्जी की फॉर्म में कन्वर्ट होता है। तो उसके लिए नहीं है ये आपका जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। ये किसके लिए आपका, प्योरली रेसिस्टिव सर्किट। इलेक्ट्रिक आयरन मैंने बेस्ट एग्जांपल दिया है उसका। तो क्या फॉर्मूला दिया था उन्होंने, H इज इक्वल्स टू VIT। यहां से हमने ओम्स लॉ से V की वैल्यू प्लेस की थी IR, तो I इंटू ई आई आपके पास क्या होता था, I स्क्वायर RT। ये फॉर्मूला हो गया। ओम्स लॉ से I की वैल्यू प्लेस करते थे तो हमारे पास क्या आता था, V स्क्वायर T/R। ये जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। अच्छी बात है जी।
ये वाला फॉर्मूला, इसमें देखो करंट है हमारे पास, जब भी सीरीज कॉम्बिनेशन में हमें कंपैरिजन करना होता है, हमने कंसेप्चुअल प्रॉब्लम्स की थी, सीरीज कॉम्बिनेशन में अगर हमने कभी कंपैरिजन करना होता है दो अप्लायंसेस में, जैसे मान लो कि हमारे पास दो इलेक्ट्रिक आयरन दे दी या ऐसे कोई दो हीटिंग एलिमेंट दे दिए, पूछे सीरीज कॉम्बिनेशन में कनेक्ट करने पर कौन ज्यादा हीट प्रोड्यूस करेगा, तो सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट कांस्टेंट रहता था, तो करंट वाली वैल्यू हम उठाते थे, करंट कांस्टेंट है यानी सिर्फ रेजिस्टेंस के बेसिस पर हम कंपैरिजन कर सकते हैं। तो कंपैरिजन करने के लिए फॉर्मूला कौन सा यूज होता था, आई स्क्वायर आर टी, कहां पर, सीरीज कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन में पोटेंशियल कांस्टेंट होती है, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में जब भी हमने कंपैरिजन करना होता था ये वाला फार्मूला लेते थे, क्योंकि पोटेंशियल कांस्टेंट, टाइम भी कांस्टेंट, तो सिर्फ एक वेरिएबल बच गया हमारे पास, रेजिस्टेंस के बेसिस पर हम आंसर दे सकते थे। तो ये फार्मूला कब यूज होता है, जब भी पैरेलल कॉम्बिनेशन में कंपैरिजन करना होता है। तो हीट के यूनिट यहां से देते हैं हम H, अगर पोटेंशियल हमारे पास 1 वोल्ट 1 एम्पियर टाइम 1 सेकेंड, इसी तरह से, यानी 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करने पर 1 एम्पियर का करंट फ्लो कर रहा है और उसे हम 1 सेकंड के लिए फ्लो करवाते हैं, तो जो हीट प्रोड्यूस होगी वो कितनी हीट प्रोड्यूस होगी, 1 जूल की हीट प्रोड्यूस होगी। इसी तरह से 1 ओम के रेसिस्टर में से इस ये फार्मूला अगर आप लो, H इज इक्वल्स टू करंट आपके पास 1 एम्पियर का स्क्वायर, रेसिस्टेंस 1 ओम टाइम 1 सेकेंड, यानी 1 ओम के रेसिस्टर में से अगर आप 1 सेकेंड के लिए 1 एम्पियर का करंट फ्लो करवाते हो तो हीट कितनी प्रोड्यूस होगी, 1 जूल की हीट प्रोड्यूस होगी। क्योंकि हीट क्या है, देखो हीट तो एनर्जी है ना, और एनर्जी की यूनिट क्या होती है, जूल, तो 1 जूल। ठीक है जी, ये हीट का फॉर्मूला आ गया, H इज इक्वल टू VIT I स्क्वायर RT V स्क्वायर T बाय R। कैसे आया था हमारे पास, जो वर्क डन, ये हीट कहां से आई, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी होल्ड करता है, थ्योरी लेक्चर में हमने बहुत अच्छे से पढ़ा है इसको। सेल वर्क डन करना पड़ता है, सेल को, किसको, चार्ज को मूव करवाने के लिए, तो जो सेल वर्क डन करता है वही वर्क डन कन्वर्ट होता है आगे जाकर के अप्लायंस में इन द फॉर्म ऑफ हीट। ठीक है जी, तो वो हीट वर्क डन हमारे पास क्या आया था, VIT, और वही हमारे पास हीट आ गई थी, वर्क डन कन्वर्ट हुआ था हमारा किसमें, हीट की फॉर्म में। तो H इज इक्वल टू W VIT I स्क्वायर RT V स्क्वायर T बाय R। फॉर्मूले में कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती, फॉर्मूले में जो वैल्यूज गिवन है वो लिखो, उसके हिसाब से मैच करो कि अपने को कौन सा फॉर्मूला लगाना है और अप्लाई करके छुट्टी। नेक्स्ट आता है हमारे पास इलेक्ट्रिक पावर। इलेक्ट्रिक पावर, इलेक्ट्रिक पावर का मतलब क्या है हमारे पास, पावर इज इक्वल्स टू वर्क डन अपॉन टाइम, यानी किस रेट से वर्क डन हो रहा है। कौन वर्क डन कर रहा है भाई, सेल वर्क डन कर रहा है करंट फ्लो करवाने के लिए। यहां पे वर्क डन आपका मैकेनिकल वर्क नहीं है जो हमने 9th क्लास में किया था। 9th क्लास में हमने जो वर्क किया था वो मैकेनिकल वर्क था, और जो पावर थी हमारे पास वो कैसी पावर थी, मैकेनिकल पावर थी। यहां पर हमारे पास पावर कैसी है, इलेक्ट्रिक पावर। तो वर्क डन क्या हो रहा है, वर्क डन जो सेल वर्क डन कर रहा है हमारा, वो वाला वर्क डन यानी इलेक्ट्रिक वर्क डन है। अगर अप्लायंस की बात करें तो अप्लायंस क्या करता है, इलेक्ट्रिक अप्लायंस, जितने भी देखो इलेक्ट्रिक अप्लायंस है उन सबका काम क्या है, उन सबके पास एक ही एनर्जी आ रही है, कौन सी, इलेक्ट्रिक एनर्जी। लाइक बल्ब है, बल्ब के पास इलेक्ट्रिक एनर्जी आ रही है, वो किस में कन्वर्ट कर रहा है, उसको लाइट एनर्जी की फॉर्म में कन्वर्ट कर रहा है, और एक पार्ट कहां कन्वर्ट कर रहा है, हीट एनर्जी की फॉर्म में। अच्छा जी, इलेक्ट्रिक आयरन का एग्जांपल लें, उसके पास भी कैसी एनर्जी आ रही है, इलेक्ट्रिक एनर्जी आ रही है, वो किस फॉर्म में कन्वर्ट कर रहा है, हीट एनर्जी की फॉर्म में कन्वर्ट कर रहा है। फैन का अगर हम एग्जांपल ले लें, उसके पास भी कैसी एनर्जी आ रही है, इलेक्ट्रिक एनर्जी आ रही है, वो किस फॉर्म में कन्वर्ट कर रहा है, मैकेनिकल एनर्जी की फॉर्म में कन्वर्ट कर रहा है। तो देखो भाई, हमारे पास जितने भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस हैं उनका एक ही काम है, इलेक्ट्रिक एनर्जी को, उस एनर्जी को दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट करना। दूसरी फॉर्म अलग अलग हो सकती है, जैसे मान लो एक स्पीकर की अगर हम बात करें, स्पीकर गाने सुनते हैं ना, तो स्पीकर में भी कैसी एनर्जी आती है, इलेक्ट्रिक एनर्जी आती है, वो किस फॉर्म में कन्वर्ट कर रहा है, वो साउंड एनर्जी की फॉर्म में कन्वर्ट कर रहा है। तो जितने भी हमारे इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस हैं वो एक ही काम करते हैं, इलेक्ट्रिक एनर्जी लेते हैं और उसको अलग अलग फॉर्म्स में एनर्जी की कन्वर्ट करते हैं। तो अप्लायंस की अगर हम बात करें तो वो कैसे आ जाती है, अप्लायंस P इज इक्वल्स टू E/T। बात वही है, एनर्जी किससे आती है, वर्डन करने पर वो एनर्जी आती है, वही एनर्जी जो है अब अप्लायंस क्या कर रहा है, दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट कर रहा है। तो पर्टिकुलर अप्लायंस की अगर हम बात करें तो वहां पे हम बात करते हैं कि एक अप्लायंस किस रेट से एनर्जी को कन्वर्ट कर रहा है दूसरी फॉर्म में, कन्वर्ट मतलब ट्रांसफॉर्म कर रहा है दूसरी फॉर्म में। तो रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी वो क्या हो जाएगा हमारे पास, अप्लायंस की पावर। पावर का फार्मूला, ये वर्डन देखो वहां पे VIT आया था, वर्डन VIT, इसमें क्या करते हैं, T से डिवाइड कर देते हैं।
कैंसल हो गया, तो पावर का फॉर्मूला क्या आ गया, P इज इक्वल्स टू VI। सिंपल, V की वैल्यू प्लेस करो IR, तो क्या बन जाएगा I स्क्वायर R। एक बार I की वैल्यू प्लेस करोगे ओम्स लॉ से V अपॉन R, तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, V स्क्वायर बाय R। बड़ा सिंपल सा वही फॉर्मूले देखो, VIT यहां से T हट गया VI, I स्क्वायर RT यहां से भी T हट गया I स्क्वायर R, V स्क्वायर T बाय R वहां से भी T हट गया V स्क्वायर बाय R। सीरीज पैरेलल अगर आपने कंपैरिजन करना है तो सीरीज पैरेलल के लिए वही फंडा, पावर का अगर यहाँ पे हमने हीट का कंपैरिजन करना था, यहाँ पे इसका कंपैरिजन करेंगे, पावर का कंपैरिजन करेंगे। तो ये फार्मूला सीरीज के लिए और ये फार्मूला आपका पैरेलल में जब अप्लायंसेस कनेक्टेड हो, तो जब भी कंपैरिजन करना होगा वो डिस्कस कर चुके हैं हम, ठीक है ना, वो सब दोबारा डिस्कस करने नहीं बैठूंगा। हम बस एक फार्मूला की क्विक रिवीजन कर रहे हैं कि हमने फार्मूले हमारे याद हो जाए, कहाँ हमने जो है वो कैसे अप्लाई करना है अपने को ध्यान में रहे, ठीक है जी। अब यहाँ पर क्या बात होती है, पावर की यूनिट की बात होती है। हमारे पास पावर की यूनिट होती है 1 वॉट। 1 वॉट कैसे आएगी हमारे पास, यहाँ से उठा लो आप, P इज इक्वल्स टू वर्डन 1 जूल अपॉन 1 सेकेंड, यानी 1 जूल पर सेकेंड विच इज योर 1 वॉट। यानी अगर हमारा सेल 1 जूल का वर्डन कर रहा है, सेल किस लिए वर्डन करता है, सेल वर्डन करता है सर्किट में करंट को, इलेक्ट्रिक करंट को मेंटेन रखने के लिए, कि इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता रहे। तो इलेक्ट्रिक करंट को मेंटेन रखने के लिए अगर सेल हमारा 1 जूल का वर्डन कर रहा है 1 सेकंड में, तो इसका मतलब हमारा सेल कितनी पावर सप्लाई कर रहा है, 1 वॉट की पावर सप्लाई कर रहा है, ठीक है जी। इसी हिसाब से अगर हम अप्लायंस की बात करें, वो भी एनर्जी 1 जूल अपॉन 1 सेकंड आ जाएगी। अप्लायंस की बात करें, अगर हमारा अप्लायंस कोई भी इलेक्ट्रिक अप्लायंस ले, वो 1 सेकंड में 1 जूल एनर्जी को ट्रांसफॉर्म कर रहा है दूसरी फॉर्म में, तो उस अप्लायंस की पावर, यहां बोले कितनी पावर वो कंज्यूम कर रहा है या कितनी पावर ट्रांसफॉर्म कर रहा है, वो कितनी आ जाएगी हमारे पास, 1 वॉट आ जाएगी। इतनी बात ओके। इस फार्मूले से भी दे सकते हो भाई, 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करने पर अगर 1 एम्पीयर करंट उसमें से फ्लो कर रहा है, तो इसका उसकी पावर कितनी है आपके पास, 1 वॉट पावर है। क्लियर फंडा। पावर रेटिंग उसके बाद अपन कर चुके हैं कि पावर रेटिंग, उसमें देखो पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू दी जाती है और ये वैल्यू दी जाती है हमारे पास, P की वैल्यू दी जाती है, PV पोटेंशियल डिफरेंस, पावर, साथ में एक और थी फ्रीक्वेंसी, क्योंकि हमारे कंट्री में फ्रीक्वेंसी आती है 50 हर्ट्ज, तो उसमें 50 हर्ट्ज भी नीचे लिखा होता है। कोई भी आप इलेक्ट्रिक बल्ब लेने जाओगे, अप्लायंस लेने जाओगे, तो उसकी पावर रेटिंग लिखी होती है, ठीक है, वो हम बात कर चुके हैं। अगर वो लेक्चर देखना है तो डायरेक्टली उस लेक्चर पर जाओ, पावर रेटिंग वाले लेक्चर पर। अच्छा जी, यहाँ पर और बात करनी थी, कमर्शियल यूनिट की बात करनी थी। कमर्शियल यूनिट क्या क्या थी हमारे पास, एक थी हमारे पास 1 किलोवाट, दैट इज 10 रेज़ टू पावर 3 वॉट। दूसरी हमारे पास थी 1 मेगावाट, M कैपिटल है, ठीक है जी, और W भी कैपिटल है, वो था हमारे पास 10 रेज़ पर 6 वॉट। एक था हमारे पास 1 हॉर्स पावर, दैट वाज योर 746 वॉट, ठीक है जी, पावर हो गया। फिर इसका हमने क्या किया था, पावर, जैसे हमने रेसिस्टर्स का कॉम्बिनेशन किया था, वैसे ही हमने अप्लायंसेस का भी कॉम्बिनेशन किया था, और कॉम्बिनेशन करने पर हमने देखा था कि हमारे कॉम्बिनेशन की इफेक्टिव पावर क्या होगी। ये नोट करो, वो भी करवाता हूं। नेक्स्ट था हमारे पास पावर ऑफ या इफेक्टिव पावर ऑफ कॉम्बिनेशन। जैसे हमने रेसिस्टर्स कॉम्बिनेशन में कनेक्ट किए थे, सीरीज कॉम्बिनेशन किया था, पैरेलल कॉम्बिनेशन किया था, ऐसे ही अगर हम हमारे अप्लायंसेस को कॉम्बिनेशन करते हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन या पैरेलल कॉम्बिनेशन, तो पूरे कॉम्बिनेशन की इफेक्टिव पावर क्या होगी, तो उसका भी फार्मूला हमने किया था, रिवाइज करते हैं। तो 10 तक हो गए थे, 11th हो गया हमारे पास इफेक्टिव पावर ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन। तो कैसे याद करवाया था इसको, जैसे हमारे पास रेसिस्टर्स का पैरेलल कॉम्बिनेशन है, वो इफेक्टिव पावर कैसे होगा सीरीज कॉम्बिनेशन में। यानी यहां पर सपोज हमारे पास P1 P2 P3 हमारे पास इस तरह से हमारे पास n अप्लायंसेस है, उनकी ये क्या है, पावर रेटिंग है। यहां पर बच्चों को बड़ा गड़बड़ रहता है भैया, बहुत सारे बच्चे ये बोलते हैं सर बुक्स में तो डायरेक्टली ऐड करके लिखा हुआ है। भाई वो पावर होती है जो वो उस सर्किट में एक्चुअली कंज्यूम कर रहा है, वो पावर रेटिंग नहीं होती।
अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है उसको। अगर यहाँ पे डाउट आया था भाई डायरेक्टली ये वीडियो देख रहा है तो पहले वो वाली वीडियो देख ले, अगर इसको समझना है तो वहां पे बिल्कुल क्लियर समझ में आ जाएगा। यहाँ पे अपन बस रिवीजन कर रहे हैं फटाफट से। तो इफेक्टिव पावर क्या होती है, 1/P इफेक्टिव इज इक्वल्स टू 1/P1 प्लस 1/P2 प्लस 1/P3 प्लस अप टू 1/Pn। P1 P2 P3 Pn ये सारी की सारी क्या है, पावर रेटिंग है। ये वो पावर नहीं है वो जो अप्लायंस में यूज कर रहे हैं, ठीक है जी। सर्किट में कनेक्ट करने पर जो पावर यूज हो रही है, एक्चुअल में कंज्यूम हो रही है, वो पावर रेटिंग से अलग भी होती है। पावर रेटिंग क्या होती है, आपके पास स्टैंडर्ड वैल्यूज जो है जो दी जाती हैं, ये वो स्टैंडर्ड वैल्यूज हैं जो लिखा हुआ होता है इस पर कि अगर इसको भाई 220 वोल्ट पर आप यूज करते हो तो ये 60 वॉट की पावर कंज्यूम करेगा, या 40 वॉट या 110 वॉट 150 वॉट। तो ये वो पावर रेटिंग है जो स्टैंडर्ड वैल्यूज दी गई है। एक्चुअल जो वैल्यू कंज्यूम कर रहा है वो नहीं है, ठीक है ना। उसके लिए क्या होता है, उसमें डायरेक्टली ऐड करते हैं P1 P2 P3, वो लेक्चर में समझाया हुआ है, ठीक है जी। अच्छा, जैसे अगर मान लो सिर्फ 2 है तो उसमें हम कैसे कर देंगे, P इफेक्टिव इज इक्वल्स टू P1 इंटू P2 अपॉन P1 प्लस P2। जैसे रेसिस्टेंस में करते थे, 2 के लिए अगर आ गया तो अपन डायरेक्टली ऐसे कर देंगे। अगर n अप्लायंसेस हमने कनेक्ट कर रखे हैं सेम पावर के, तो सिंपल भाई आपके पास P इफेक्टिव इज इक्वल्स टू P बाय n, सीरीज कॉम्बिनेशन, ठीक है जी। फिर आता है हमारे पास पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ अप्लायंसेस, या आप जो है, अच्छा पैरेलल कॉम्बिनेशन, इफेक्टिव पावर ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन, इसको ठीक करें भैया। इफेक्टिव पावर ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो इसमें जैसे रेसिस्टेंस में हम क्या करते थे, डायरेक्टली ऐड करते थे, यहां पे डायरेक्टली ऐड कर देते हैं। यानी इफेक्टिव पावर आपके पास क्या होगी, P इफेक्टिव इज इक्वल्स टू P1 प्लस P2 अप टू Pn। अगेन P1 P2 Pn ये सारी की सारी क्या है आपके पास, पावर रेटिंग है। कैसी आपके पास, पावर रेटिंग, ठीक है जी। अच्छा, अब इसको अपने अप्लायंस में आप जब यूज कर रहे हो, जब भी अपने अप्लायंस में यूज कर रहे हो, वो अगर 220 वोल्ट दिया है तो फिलहाल हम ये मान के चल रहे हैं कि जो पोटेंशियल हमें दी गई थी PV, ये बड़ी कंफ्यूजन रहती है भाई, बड़े ध्यान से देख लेना। PV जैसे हम बात करते हैं कि 60 वॉट 220 वोल्ट, अच्छा 40 वॉट 220 वोल्ट। तो फिलहाल यहां पर सीरीज कॉम्बिनेशन में और पैरेलल कॉम्बिनेशन में बाहर से जो हमने पोटेंशियल अप्लाई की है वो फिलहाल 220 वोल्ट की ही पोटेंशियल अप्लाई की है। अगर उससे अलग कोई पोटेंशियल वो देता है, अगर उससे अलग कोई पोटेंशियल देता है, फिर अपन उसको अलग कैलकुलेट कर दें। तो यहाँ पे हम यही मान के चल रहे हैं कि 220 वोल्ट वो बात जो इसमें पावर रेटिंग में दिया गया था उतनी ही पोटेंशियल बाहर से सप्लाई हो रही है। क्योंकि यूजुअली क्या होता है, देखो हमें पता है कि इंडिया में जो है होम्स में जो पोटेंशियल डिफरेंस आता है, आरएमएस वैल्यू जो है वो 220 वोल्ट की आती है। तो जो अप्लायंसेस हैं उन अप्लायंसेस पर जो पावर रेटिंग दी होती है वो 220 वोल्ट के हिसाब से, और इस तरह से लिखा होता है आपका 50 हर्ट्ज, इस तरह। तुम्हें पता है भाई 220 वोल्ट आती है तो अप्लायंस को 220 वोल्ट पे यूजुअली यूज करना है, और 50 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी आती है, तो इसी तरह से पावर रेटिंग होती है। तो हम यही मान के चल रहे हैं कि पैरेलल में भी हम 220 वोल्ट ही अप्लाई कर रहे हैं। कभी अगर इस तरह से आ जाए और पैरेलल में 110 वोल्ट लगाई हो, 2 बल्ब ले लिए, ठीक है जी, और पैरेलल में अप्लाई कर दिया 110 वोल्ट, फिर आप अलग कैलकुलेट कर लोगे कि 110 वोल्ट पे ये कितनी पावर जो है वो कंज्यूम करेगा। इस हिसाब से कैलकुलेशन करनी है। पर अभी क्या हम लेकर के चल रहे हैं कि 220 वोल्ट ही सप्लाई दी है, ठीक है जी। तो क्या करोगे, डायरेक्टली ऐड कर दोगे इनको, यानी 60 प्लस 40, अगर 2 बल्ब हमने यूज किए हैं, एक 60 वॉट का एक 40 वॉट का, 220 वोल्ट पर अगर हम यूज कर रहे हैं तो 60 प्लस 40 100 वॉट की इफेक्टिव पावर आ जाएगी हमारे पास कॉम्बिनेशन की। और अगर यहां पर हमने इनको ऐसे यूज किया है, ये 220 वोल्ट हमने यूज किया है, तो इफेक्टिव पावर क्या होगी,
60 इंटू 40 अपॉन 60 प्लस 40, इस तरह से ये हो जाएगा आपके पास। 220 वोल्ट यूज कर रहे हैं, 60 वाट 40 वाट। हालांकि ये बात जो है वो हो चुकी है हमारी, ठीक है। तो ये हमारे पास इफेक्टिव पावर हो जाएगी 60 इंटू 40, ये नीचे 100 आएगा, 2 जीरो, तो 24 वाट इफेक्टिव पावर हो जाएगी इसमें हमारे पास, ठीक है जी। तो ध्यान रखना है इस चीज को हमें, ये 220 ही लेकर के चल रहे हैं हम। अगर कुछ और देगा वो बाहर से, अगर 220 की जगह 110 दे देता है, फिर कैलकुलेशंस करनी पड़ेंगी आपको, क्लियर बात हो चुकी है उसके अंदर। अब अगर n आप इकट्ठे यूज कर लेते हो सेम वैल्यू के, तो P इफेक्टिव क्या हो जाएगा आपके पास, NP। वो रेजिस्टेंस ही दिमाग में रहता है भाई, इफेक्टिव पावर हो जाएगी, ठीक है जी। लास्ट एक आता है, फटाफट से नोट करो, फिर मैं लास्ट भी आपको करवाता हूं। लास्ट टॉपिक हमारा इलेक्ट्रिक एनर्जी। जैसे हमारे घर में इलेक्ट्रिसिटी बिल आता है, तो इलेक्ट्रिसिटी बिल किसके हिसाब से आता है, वो यूनिट्स के हिसाब से, कि कितनी यूनिट्स आपने कंज्यूम की हैं। वो यूनिट्स का मतलब होता है कि आपने कितनी एनर्जी कंज्यूम की है। यानी जो बिल जनरेट होता है घर का, या ऑफिस, हमारी फैक्ट्री, कहीं का भी जो बिल जनरेट होता है, वो बिल जनरेट किसके हिसाब से आता है कि आपने एनर्जी, यानी जो इलेक्ट्रिक एनर्जी थी, उस एनर्जी की कितनी कंजम्पशन की है। तो हमारे पास 13th इलेक्ट्रिक एनर्जी। अब इलेक्ट्रिक एनर्जी, इसे ही पावर का फार्मूला हमने क्या किया था, P इज इक्वल टू W/T, W वर्डन यानी एनर्जी अपॉन टाइम। तो यही एनर्जी है आपके पास, पावर इनटू टाइम। सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं, जैसे हमारे घर में एसी है जी, एसी हम पूछते हैं जी कितने वॉट का एसी है, हम कहते हैं भाई 1 किलो वोल्ट का एसी है, किलो, ठीक है जी। अब उसमें क्या होता है हमारे पास, ये हमारे पास E इज इक्वल टू P इंटू टी आ गया। अब वो 1 किलो वॉट, किलो का मीनिंग, इसमें जो यूनिट यूज होती है वो होती है 1 किलो वॉट आवर। देखो किलो वॉट किसकी यूनिट हो गई, पावर की यूनिट हो गई, और आवर किसकी यूनिट हो गई, यहां पे टाइम। यानी अगर हम 1 किलो वॉट का अप्लायंस, जैसे सपोज हमारे पास एसी जो है वो 1 किलो वॉट का है, ठीक है जी। हम कहते हैं ना 1 टन, आम भाषा में जो बोलते हैं हम कि 1 टन का एसी है जी, 1.5 टन का एसी है, 2 टन का एसी है। तो अगर वो 1 टन मतलब 1000, वो 1 किलो वॉट का एसी था, वो 1 किलो वॉट का एसी अगर आपका 1 आवर तक आप उसको यूज करते हो, चला के रखते हो, तो वो कितनी यूनिट कंज्यूम करेगा, 1 यूनिट इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम करेगा। यानी जो बिल जनरेट होता है, वो बिल जनरेट होता है एज पर द एनर्जी कंजम्पशन, कि कितनी इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम हुई है उसके बेसिस पर बिल जनरेट होता है। कईयों के दिमाग में रहता है कि कितना इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर रहा है हमारे घर में, कितना इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करेगा उसके बेसिस पर, या कितना चार्ज फ्लो कर गया उसके बेसिस पर। नहीं तो कई सोचते हैं जी कितना पोटेंशियल डिफरेंस आ रहा है उसके बेसिस पर हमारे घर में जो है वो बिल जो जनरेट हो रहा है उसके हिसाब से आ रहा है। भाई जो बिल जनरेट होता है वो किसके हिसाब से जनरेट होता है आपका, कि आप कितनी इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम कर रहे हो। और उसमें कैसे दिखाते हैं कि भी आपकी 130 यूनिट्स 150 यूनिट्स कंज्यूम हुई है। वो 1 यूनिट क्या है यहाँ पर, 1 किलोवाट आवर। यानी जो कमर्शियली, ये कमर्शियल यूनिट है, ये भी ध्यान से भाई यहां भी गड़बड़ मत कर देना। ये कैसी यूनिट है आपकी, कमर्शियल यूनिट, यानी जिसके बेसिस पर बिल जनरेट होते हैं। वैसे तो हमें पता है भाई ये जो एनर्जी है उसकी यूनिट क्या होती है, 1 जूल होती है एनर्जी की यूनिट। कभी सोचो कि भी ऐसा यूनिट पूछे तो आप ये बोल दो कि सर ने तो किलोवाट आवर बताया था, तो अपन वही लिख करके आएंगे। ऐसा यूनिट क्या है, 1 जूल। और जो कमर्शियल यूनिट है, कमर्शियल जिसके हिसाब से पैसे दिए जाते हैं, वो क्या है आपकी 1 किलोवाट आवर। देखो किलोवाट किसकी यूनिट हो गई, किलोवाट मतलब 10 रेज़ टू पावर 3, 10 रेज़ टू पावर 3 वॉट ये। और इसको जूल में अगर कन्वर्ट करना हो तो ये भी पूछ लेते हैं, 1 किलोवाट आवर। इसको जूल में कन्वर्ट करना तो 1 किलोवाट कितना हो गया, 10 रेज़ टू पावर 3 वॉट इंटू 1 आवर। 1 आवर में वैसे टाइम की यूनिट क्या होती है, 1 सेकेंड होती है। तो आवर को सेकेंड में कन्वर्ट करो, हमारे पास क्या आ जाएगा, 3600 सेकेंड। 10⁻³ को ऐसे भी लिख सकते हो भाई, इसको 1000 कर दो तो कितना हो जाएगा, 3600
और आगे 1 2 3 4 5 5 जीरोस हो जाएंगी, 3 4 5। अब वॉट इनटू सेकंड ये होता है आपके पास जूल। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो 3.6, हमने यहां पे डेसिमल लगाया तो 1 2 3 4 5 6, क्या कर देंगे 10⁻6 जूल। ये आपके पास क्या आ गया 1 किलोवाट आवर। तो ये भी छोटा सा क्वेश्चन आ जाता है कि 1 किलोवाट आवर को ऐसा यूनिट में कन्वर्ट करो एनर्जी की, तो अपने पास डायरेक्ट आएगा 1 किलोवाट आवर। कैसे कन्वर्ट किया 1 किलोवाट दैट इज 1000 वाट, और आवर को किस में कन्वर्ट कर लिया हमने सेकंड्स में, विच इज 3600 सेकंड्स। मल्टीप्लाई कर दिया, आ गया। स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे बताया गया है कि इसको हम यूजुअली कहां तक लेके जाते हैं, डेसिमल के बाद 1 प्लेस से रखते हैं, बाकी 10⁻² में हम एडजस्ट कर देते हैं। तो हमने 3 के बाद डेसिमल लगाया, 3.6 हो गया, और ये डेसिमल का जितनी है हमने इसको क्या किया 10⁻² में एडजस्ट कर दिया, क्या मिला हमें 10⁻6। और आगे वॉट इंटू सेकेंड, 1 वॉट इंटू 1 सेकेंड, यूनिट क्या होती है हमारे पास 1 जूल की होती है। तो 1 जूल हमारे पास ये आ गया, उससे पहले कितना था 3.6 इंटू 10⁻6 जूल। ठीक है जी, ये हमने कमर्शियल यूनिट को किसमें कन्वर्ट किया, एसआई यूनिट में कन्वर्ट किया। तो ध्यान से क्वेश्चन में जब आता है, ऐसा क्वेश्चन हमने किया था कि इलेक्ट्रिसिटी बिल जो है वो जनरेट हो रहा है, शायद आपका एग्जांपल है एनसीईआरटी में, तो वहां पे उसने 3 रुपीज जो है वो पर यूनिट हमें इलेक्ट्रिसिटी बिल की कॉस्ट बताई थी, इस रेट से बिल जनरेट होगा। तो हमने क्वेश्चन भी सॉल्व किया एग्जांपल में। तो इस लेक्चर में हमने फटाफट जल्दी जल्दी इसलिए की है कि वीडियो लंबी ना हो जाए। अगर आपको लगता है कि ये कंसेप्ट मेरे को थोड़ा समझ में नहीं आया, तो डिटेल्ड वीडियोस बनी हुई हैं काफ़ी सारी, उसमें एक एक टॉपिक को फुल्ली एक्सप्लेन किया है। अगर यहाँ पे कोई कमी रह जाती है तो आप वो वीडियो देख करके अपनी कमी पूरी कर सकते हो। यहाँ पर गलतियां मत करना जी, बहुत जल्दी बता दिया आपने। ये एक रिवीजन था, फटाफट से क्या लिखा है, फॉर्मूले एट ए ग्लैंस, जल्दी से हमने सारे फॉर्मूले एक बार पढ़ लिए। एग्जाम से जस्ट पहले की रिवीजन है, डिटेल पढ़ना है, वीडियोस हैं। ठीक है जी, चलो गुड लक।